नमस्कार, गुड इवनिंग प्यारे साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी? एक बार बताएंगे क्लास में कौन कौन आ चुका है और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है। हम रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये वाला चैप्टर जो है, ये अध्याय आपका पढ़ रहे थे। इसी अध्याय के गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर कैसे पूछे जाते हैं, इनको आज हम समझेंगे। तो एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन क्लास में आ चुका है। सत्यम, विकास, प्रियांशी, अनुज, अमित, विनय, विशाल, विधि, प्रमोद, अनुष्का, हिमांशु, रश्मिका, विवेक, मोहिनी, नरेश, साधना, संगम, सुधांशु, अंजू, नेहा, कल्पना, हर्षिता, प्रियंका, अमर, विभा, मधु, प्रीति, अभय, विकास, सुमित। चलिए विवेक, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तैयारी कैसी चल रही है? रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये चैप्टर हमने पढ़ा था। हमने इस चैप्टर में क्या क्या समझा, एक बार इसका रिवीजन करें। तो यहाँ पर रॉबर्ट नर्सिंग होम में एक रॉबर्ट नर्सिंग होम है, जहाँ पर जो ये एक रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज क्या होता है? रिपोर्टाज जो कि आंखों देखी घटना का कलात्मक साहित्यिक दृष्टि से वर्णन करना ही रिपोर्टाज कहलाता है। और आपका यहाँ पर जो लेखक है वह जिसके घर पर अतिथि बनकर गया होता है, उनकी आतिथेया यानी उनकी जो आपकी जो उनके स्वागत करती, वही क्या हो गई है? मेजबान बीमार पड़ गई है। उस समय रोग एक आपका रोग जो कि पूरे राष्ट्र में, पूरे आसपास में फैला हुआ है, उसकी चपेट में काफी सारे लोग आ रहे हैं। तो उसी की चपेट में जो उनकी आतिथेया थी वो भी आ गई है। और लेखक उनको लेकर के अस्पताल जाते हैं और अस्पताल जाकर के स्थिति पता चलती है कि इस रोग की चपेट में बहुत सारे लोग हैं। जैसे कोविड है, कोविड में भी बहुत सारे लोगों में क्या हो गई थी? बीमारी फैल गई थी। तो किसी परिवार में कोई ना कोई इसकी चपेट में आ चुका था। तो ऐसा ही हाल उस वक्त भी है। और लेखक और भी जो अस्पताल में आए हुए हैं वो बहुत टेंशन में है, तनाव में है ना। एक गंभीर माहौल आपके नर्सिंग होम में बना हुआ है। लेकिन फिर वहां पर अचानक से मदर टेरेसा की एंट्री होती है और यहाँ पर 3 अद्भुत व्यक्तित्व यहाँ पर आपके लेखक ने दिखाए हैं। एक मदर टेरेसा, दूसरी क्रिस्ट हेल्ड, और तीसरी आपकी क्रिस्ट हेल्ड के बाद कौन थी? मदर मार्गरेट। ठीक है, ये 3 अद्भुत व्यक्तित्व जो कि आपके रोगियों की सेवा में, समर्पण में, उनकी पीड़ा को दूर करने में ही अपने जीवन का बिल्कुल त्याग दे चुकी हैं या त्याग कर चुकी हैं। काफी सालों से उन्हीं की सेवा कर रही हैं। और उनको देख करके ऐसे लगता है कि ऐसा भी कोई होता है जो कि क्या है, बिना जन्म दिए माँ के रूप में, इतना तो माँ ही कर सकती है इतने त्याग और समर्पण के साथ। तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि इतने समर्पण और त्याग के साथ इनके जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य, सब कुछ केवल रोगियों की सेवा ही रह गया है। ऐसा इस अध्याय में दिखाया गया है। ठीक है, एक आध कमेंट में देख पा रही हूँ कि बुक कब मिलेगी। तो बुक जो है आपके सितंबर में आप लोगों से कहा गया था, सितंबर में मिल जाएगी। ठीक है, सितंबर में तो कहा था आप लोगों को, तो सितंबर में आपको बुक्स मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं आज रॉबर्ट नर्सिंग होम में हमने लेखक। ठीक है, आपके लेखक हैं, लेखक अस्पताल जाते हैं और 3 नर्स के रूप में यहाँ पर 3 लोगों का वर्णन करते हैं। एक है आपकी, सबसे पहले एंट्री होती है मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा के बाद एंट्री होती है क्रिस्ट हेल्ड की। ठीक है, किसकी एंट्री होती है? एक नवयुवती क्रिस्ट हेल्ड की। और फिर उस होम की सबसे अधिक बुढ़िया मदर मार्गरेट। ठीक है, क्या है? मदर मार्गरेट की एंट्री होती है, जो कि आपके सबसे ज्यादा फुर्तीली इस होम में है। ठीक है, अब सबसे पहला गद्यांश आपका गद्यांश है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। ठीक है, इसके प्रश्नोत्तरों को हम देखेंगे। आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल कैसे बनेगा? तो यहाँ से आपके 10 नंबर का सवाल, 10 नंबर जो है आपको मिलेंगे, 10 अंक मिलेंगे। 10 अंक में ये आपसे पूछा जाएगा। 10 अंक में आपके 5 सवाल होंगे, 5 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का होगा। ठीक है, एक गद्यांश, गद्यांश यानी आपके जो गद्य खंड है, गद्य खंड में संकलित ये चैप्टर है रॉबर्ट नर्सिंग होम।
तो यहाँ पर आपके गद्य खंड में से संकलित किसी अध्याय के अंश को दिया होगा और आपसे इसमें से 5 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होगा। तो इसीलिए आपके 10 नंबर का गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं अब यहाँ पर। तो आपका गद्यांश जैसे दे रखा है कि नश्तर तेज था, चुभन गहरी थी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का घर भी ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक, हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा। मदर चली गई हैं। मैं सोचता रहा, मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजेय। ठीक है, ये आपने देखा था, आपके पूरे अध्याय में इसका वर्णन आया था ना। क्या था यहाँ पर वर्णन, क्या था कि जब क्रिस्ट हेल्ड आती है, जिसकी जन्मभूमि क्या है, जर्मन है, और वह भारत में अपनी सेवा दे रही है। मदर टेरेसा जिसकी जन्मभूमि फ्रांस है और वह भी भारत में अपनी सेवा दे रही हैं। जर्मनी और फ्रांस जो कि दुश्मन देश, एक समय में दुश्मन देश रहे हैं। आपके जो जर्मनी का हिटलर था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसने फ्रांस के कई लोगों पर अत्याचार किया था। तो यहाँ पर लेखक को लगता है कि यह 2 दुश्मन देशों के जो नर्स हैं, यह क्या है, आपके एक साथ कैसे सेवा भाव से काम कर रही हैं। तो शायद यह सवाल वह उनसे पूछना चाह रहा था। ये सवाल पूछते हुए कहता है नश्तर तेज था। नश्तर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो तीखी नोक वाला चाकू है उसको क्या कहते हैं, नश्तर। तो यह चाकू नहीं चुभा रहा था, यह बात चुभा रहा था। कई बातें भी आपकी चाकू से भी ज्यादा क्या होती हैं, नुकीली होती हैं, तीखी होती हैं, चुभ जाती हैं। सिर्फ चाकू थोड़ी चुभता है ना, सिर्फ सुई थोड़ी चुभती है, बातें भी तो चुभती हैं। तो यहाँ नश्तर तेज था कहने का आशय है कि जो बात यहाँ पर लेखक आपकी मदर टेरेसा को कहने जा रहा है वह बात चुभने वाली है। इसलिए कहता है कि नश्तर तेज था, चुभन गहरी थी। जो बात उसने बोली थी उससे अगर उसको मदर टेरेसा ने एक सकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा होता तो वह उसको पीड़ा पहुंचती। इसलिए कहता है चुभन गहरी थी, जो पीड़ा थी वह गहरी थी। मदर का कलेजा, पर मदर का कलेजा यानी मदर का जो हृदय है, मदर टेरेसा का जो हृदय है उससे अछूता रहा, यानी उसको वह चुभन महसूस ही नहीं हुई। जैसे 2 दुश्मन देशों में आपसे मैं एग्जाम्पल में मान के चलती हूँ, भारत और पाकिस्तान। अगर आप किसी पाकिस्तानी व्यक्ति के साथ बहुत प्रेम से रह रहे हैं, आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, और कोई तीसरा व्यक्ति आपसे आकर बोलता है कि यह तो आपके दुश्मन देश की जो है लड़की है, इसके साथ आप कैसे रह रहे, तो बात चुभने वाली है। ऐसी ही बात यहाँ लेखक उसको कह रहा है। लेकिन वो क्या कहती है, लेकिन उसका कलेजा अछूता, क्योंकि वह आपके देश की या आपकी जाति की या भाषा की किसी दीवार को नहीं मानती, वह सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ मनुष्य रूप में देखती है। ठीक है, फौलादी का अर्थ है लोहे की, लोहा, मजबूत, जैसे लोहा होता है वैसे ही फौलादी, मजबूत दीवारें। तो यहाँ पर कहा नश्तर तेज था, चुभन गहरी थी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा, यानी मदर को उसकी जो पीड़ा थी उस तक पहुंची ही नहीं। जो सवाल, चुभने वाला सवाल उसने पूछा था, मदर को उससे कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। बोली कि हिटलर बुरा था। ठीक है, हिटलर बुरा था, और बुरा व्यक्ति हर समाज में हो सकता है। ऐसा थोड़ा ही है कि जो आपका फ्रांस है वहां पर कोई बुरा व्यक्ति रहा ही नहीं होगा, जर्मनी में कोई अच्छा व्यक्ति रहा ही नहीं होगा, भारत में क्या सभी अच्छे होंगे, या पाकिस्तान में क्या सभी बुरे होंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ मदर टेरेसा, जब उससे कहा जाता है कि आप एक जर्मन देश की लड़की के साथ इतनी सौहार्दपूर्ण तरीके से, इतने प्यार से रह रही हैं, तो यहाँ पर क्या कहती है, यह जवाब देती है कि हाँ हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई भी छेड़ी, है ना, पर उससे इस लड़की का घर भी ढह गया। ऐसा थोड़ी है कि जब आपके हिटलर ने तानाशाही करी तो उसने केवल फ्रांस का नुकसान किया, उसने अपने देश का भी नुकसान किया। तो इसलिए वह कहती है कि इसमें इस लड़की का यानी क्रिस्ट हेल्ड का भी घर ढह गया, उसका भी घर बर्बाद हुआ और मेरा भी। और जब 2 व्यक्तियों का घर बर्बाद होता है तो उन दोनों का दर्द एक है, उन दोनों की पीड़ा एक है, तो वह दोनों व्यक्ति एक हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर मदर टेरेसा कहती है कि उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी, हम दोनों एक,
हम दोनों की पीड़ा एक, तो हम दोनों तो एक हो गए ना, अब हम दोनों अलग कहाँ रहे। तो इसीलिए कहा कि हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था। छीन रहा था का मतलब क्या है? छीन रहा था का मतलब दीवार खड़ी कर रहा था, उनके मन में ये बात लेकर के आ रहा था, है ना। तो छीन रहा था उनसे का मतलब है कि उनके मन में ऐसी दुश्मनी वाली बात है ना, चुभने वाली बात लेकर के दीवार खड़ी करना चाहता था। तो मदर टेरेसा ने ऐसे जवाब दिया जैसे कि वह उसको बचा रही हूँ, है ना। तो उन्होंने पहले ही दाव में, लेकिन उन्होंने बात ऐसी बोली कि सामने वाले का मुंह बंद हो गया, यानी वो कहते हैं कि मुझे पहले ही दाव में चारों खाने चित्त कर दिए। ठीक है, मदर चली गई। उसके बाद लेखक कहता है कि मदर चली गई, यानी मदर टेरेसा वहां से चली गई और मैं सोचता रहा। और उसके बाद लेखक एक गहरी सोच में डूब करके अपने मन में कहने लगा कि मनुष्य ने मनुष्य के बीच कितनी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। कहा कैसी दीवारें? कहा ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें। ये दीवारें कमजोर नहीं है। हम जब सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो हम यहाँ उसको देखते हैं कि उसके पास कितने पैसे हैं, अमीरी गरीबी की दीवारें, है ना, जाति धर्म की दीवारें कि उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, उसकी भाषा क्या है, वह कौन से देश का है, यह सब क्या है, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से अलग करती हैं। तो लेखक के मन में सवाल आता है कि एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के बीच यह कितनी दीवारें खड़ी कर दी हैं। ये दीवारें बहुत ऊंची हैं। ऊंची है मतलब इनको लांघा नहीं जा सकता। अगर दीवार छोटी होगी तो हम उसको लांघ के आसानी से उस पार पहुंच जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये दीवारें इतनी ऊंची हैं कि हम दो व्यक्ति एक साथ मिल ही नहीं पाते। ये फौलादी दीवारें हैं, इनको तोड़ के भी बीच से हटाया नहीं जा सकता। ये हमारे दिमाग में बैठ गई हैं, घर कर लिया है। कहा भूगोल की दीवारें। भूगोल की दीवारें यानी हमने बांट दिया, यह भारत है, यह फ्रांस है, यह चीन है, यह आपका श्रीलंका है। तो ये क्या है? ये भूगोल की धरती पर हमने लकीरें बांट दी, ठीक है, जाति की दीवारें बना दी। कितनी मनहूस है ये दीवारें, पर कितनी नगण्य, जिसकी गणना नहीं थी, ऐसी दीवारें थी ये। लेकिन कितनी अजेय, यानी इनको जीता नहीं जा सकता, यानी इनको बिल्कुल एक नहीं किया जा सकता, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, अब हम इसमें इसके सवाल देखें तो उसमें पहला सवाल है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन है। ठीक है, सवाल क्या है? पहला सवाल, 5 सवाल एक गद्यांश से आते हैं, तो इसमें पहला सवाल है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन है। इसकी जगह यह सवाल और क्या हो सकता था कि इस पाठ का संदर्भ लिखिए। ठीक है, दूसरा सवाल क्या हो सकता था? इस पाठ का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ भी यही चीज होती है। संदर्भ पता है ना, संदर्भ में क्या होता है कि जो आप पाठ पढ़ रहे हैं यह कहाँ से लिया गया है, ठीक है, इसके लेखक कौन है। जैसे मैं अभी श्रीमद् भगवत गीता की कोई श्लोक आपको बताऊं तो वह श्लोक क्या होगा, मैं बताऊंगी, उसका संदर्भ मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगी कि यह श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, तो यह क्या है? संदर्भ है उसका। ठीक है, आपके तो ऐसे ही यहाँ पर यह जो आपके गद्यांश छोटा सा अंश है, संदर्भ पूछा जाएगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि इसका संदर्भ क्या है। तो हम कहेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित गद्य खंड के कौन सा अध्याय है? रॉबर्ट नरसिंह होम अध्याय से लिया गया है, जिसकी रचयिता कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जिसके रचयिता हैं। तो यानी संदर्भ पूछा जाता है तो वह लिया कहाँ से गया है, उसके रचयिता कौन है, इसको लिखना होता है। ठीक है, प्रसंग इससे अलग है, दोनों में डिफरेंस है, प्रसंग और संदर्भ। ठीक है, प्रसंग और संदर्भ यह दोनों क्या है? प्रसंग और संदर्भ यह दोनों अलग हैं। ठीक है, प्रसंग में क्या होता है? प्रसंग में हमें बताना होता है कि आगे किसका वर्णन है। जैसे आप मुझसे पूछें भगवत गीता का प्रसंग बताइए, तो प्रसंग में मैं क्या बताऊंगी? प्रसंग में मैं बताऊंगी कि जैसे आपका श्रीमद् भगवत गीता का पहला आपका श्लोक है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, है ना, संवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्च किम कुर्वति संजयः, यह श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक है। ठीक है, अब इसका प्रसंग अगर मुझे लिखना होगा और इसका संदर्भ लिखना होगा तो दोनों अलग अलग बातें हैं। संदर्भ में क्या लिखूंगी मैं? संदर्भ में लिखूंगी कि प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक से लिया गया है।
ठीक है, यह प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक है। यह इसका क्या है, संदर्भ। और आप बोलेंगे इसका प्रसंग बताओ, तो प्रसंग क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी कि प्रस्तुत श्लोक में आपके यहाँ पर संजय से आपके जो है प्रश्न करते हैं। ठीक है, यहाँ पर संजय से आपके प्रश्न पूछते हैं धृतराष्ट्र कि बताओ मेरे और आपके पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र में क्या करते हैं, है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में वो क्या करने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, वो देख नहीं सकते। तो वह संजय से प्रश्न पूछ करके जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। तो मैं प्रसंग में यही लिखूंगी कि क्या बात पूछी गई है। यहाँ पर धृतराष्ट्र संजय से आपके कुरुक्षेत्र में जो युद्ध लड़ा जा रहा है उसके विषय में सवाल पूछते हैं। यह इसका प्रसंग होगा कि किस बात की क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे इस गद्यांश का संदर्भ मुझसे कोई इस गद्यांश का प्रसंग कोई पूछेगा तो इसका प्रसंग में क्या लिखूंगी, तो मैं इसका प्रसंग लिखूंगी कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक मदर टेरेसा से क्रिस्ट हेल्ड के प्रति सवाल पूछता है कि वह उसके साथ इतने प्रेम पूर्वक कैसे रहती है, जबकि वह तो उसके दुश्मन देश की है। यह सवाल आपके यहाँ पर लेखक उससे पूछता है। तो इसमें क्या बात कही गई है वह इसका प्रसंग। ठीक है, और संदर्भ की लिया कहाँ से गया है। और अगर मुझसे इसका संदर्भ पूछा जा रहा है तो मैं बताऊंगी कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में इसका क्या है, पाठ का नाम है, इस पाठ से यह लिया गया है, उद्धरित है, अवतरित है। इसके लेखक का नाम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। तो इस तरीके से हमने कर दिया पहला सवाल कि प्रस्तुत गद्यांश रॉबर्ट नर्सिंग होम है, इस नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि मनुष्य ने मनुष्य को लड़ाने के लिए जाति, धर्म, वर्ग तथा भौगोलिक सीमा आदि की दीवारें खड़ी करी हैं। प्रश्न है आपका, मनुष्य ने मनुष्य के बीच किस प्रकार की दीवारें खड़ी करी। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि मनुष्य ने मनुष्य के बीच किस तरह की दीवारें खड़ी करी है। तो हमने यही देखा था कि मनुष्य ने मनुष्य के बीच कैसी दीवारें खड़ी करी है, तो जाति की, धर्म की, वर्ग की, भौगोलिक सीमा, भूगोल है ना, इनकी दीवारें खड़ी करी हैं। और यह दीवारें कितनी हैं, कहा सूक्ष्म है कि इन पर विजय पाना मनुष्य की सामर्थ्य में भी नहीं है। ठीक है, यह हम इसमें और तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये दीवारें मजबूत हैं, फौलादी हैं, है ना, लेकिन क्या है, अजेय हैं, इन पर विजय नहीं पाई जा सकती। इस तरीके से हम इसका प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है आपका, तो यहाँ पर जिसको आपके नीचे रेखा डाल रखी है, तो रेखा से जिसका अंकन किया है कि हम दोनों एक, हम टेरेसा, मदर टेरेसा ने जूम में इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दाव में मुझे चारों खाने दे मारे। ये आपका क्या है, इस रेखांकित अंश की हमें व्याख्या लिखनी है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि भाई आपके यहाँ पर लेखिका जवाब देती है, यहाँ पर लेखिका जवाब क्या देती है, यहाँ हम दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ हम दोनों ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं। यही कहती है ना वो कि हम दोनों एक कैसे, क्योंकि जो आपके हिटलर था वह बुरा था और उसने सिर्फ आपकी जर्मनी का नुकसान नहीं करा, उसमें उस लड़की का भी नुकसान हुआ और मेरा भी। तो हम दोनों की पीढ़ा एक है, हम दोनों का ध्येय एक है, हम दोनों ही किसके लिए काम करते हैं, हम दोनों ही ईश्वर के लिए कार्य करते हैं। किसके लिए कार्य करते हैं, ईश्वर के लिए कार्य करते हैं। तो यही बात बोली कि यहाँ पर हम दोनों ईश्वर के लिए काम कर रही हैं, इस दृष्टि से हम दोनों एक समान हैं, ईश्वर के लिए तो कार्य कर रहे हैं। मनुष्य किसकी रचना है, ईश्वर की, और यहाँ दोनों ही ईश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं, हम दोनों एक हैं। यह बात मदर टेरेसा ने इतने गहरे भाव से कही जिससे लेखक को ऐसा अनुभव हुआ कि वह लेखक उनसे उनकी लड़की को छीन रहा हो। तो इस प्रकार मदर टेरेसा ने लेखक की बात का उत्तर इतने स्पष्ट शब्दों में दिया कि लेखक पहले ही दांव में स्वयं को हारा हुआ महसूस करने लगा। इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब लेखक आपसे सवाल पूछता है, किससे, आपकी मदर टेरेसा से, तो वहाँ मदर टेरेसा का जवाब क्या आता है कि हम दोनों एक हैं, यानी हम दोनों ही ईश्वर के लिए कार्य कर रही हैं। तो हम दोनों के एक होने से हम दोनों का ध्येय एक है, उद्देश्य एक है, कर्म एक है, तो हम दोनों भी एक हैं। इस प्रकार यहाँ पर लेखक, जो कि शायद उनके बीच में एक दीवार खड़ी करने वाला था, वह दीवार खड़ी करने से पहले ही मदर टेरेसा के जवाब से वह चारों खाने चित्त हो गया, यानी अपने पहले ही दाव में हार गया। अगला सवाल,
आपका अगला गद्यांश आया है जो कि है, आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यों कि मोतियों की बोरी फूल पड़ी और काम यों की मशीन मात माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन, जैसे कुछ और उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। ठीक है, यह आपका क्या है, दूसरा गद्यांश है। ठीक है, इस गद्यांश में क्या कहा है कि आदमियों को, इसमें मदर मार्गरेट, 3 व्यक्तित्व आते हैं, मदर टेरेसा, क्रिस्ट हेल्ड और मदर मार्गरेट, तो तीसरा मदर मार्गरेट का जिक्र है यहाँ पर। इसमें कहा है कि आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू। कामरूप का जादू यानी इसमें बताया था ना कि असम में एक प्रकार का जादू होता था जिससे आदमी को क्या बना दिया जाता था, कभी कुत्ता कभी मक्खी, तो वैसे ही जादू के बारे में सबने सुना है। लेकिन यहाँ पर यह कैसा जादू की बात कर रहे हैं, आदमी को मक्खी बनाने वाला। तो मैंने आपको बताया था आदमी मतलब यहाँ पर, सॉरी, मक्खी को आदमी बनाने वाला जादू। यहाँ से देखिए, इन्होंने जिक्र किया है मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। जीवन का जादू यानी मक्खियां जो कि दीनहीन दशा को दिखाती हैं, जैसे मक्खी की स्थिति कैसी होती है, दीनहीन, तो ऐसे ही यहाँ पर रोगी जो कि बीमार अवस्था में है, यह कैसी अवस्था में है, बिल्कुल दीनहीन, जिसमें से जीने की जो किरण है, जो आशा है, वही डूब चुकी है, ऐसी दीनहीन दशा में है। और ऐसे व्यक्ति को ठीक कर, उसकी सेवा कर, उसको स्वस्थ बना देने वाला, यानी दीनहीन से उसको वापस आदमी बना देना, उसके जीवन में आशा है ना, आशा उम्मीद की किरण ले आना, उसको स्वस्थ कर देना, आशा और उम्मीद की किरण ला करके वापस उसको आदमी बना देने वाला यह जीवन का जादू है, जो कि कौन करता है, इस नर्सिंग होम की सबसे बुढ़िया मदर, कौन, मदर मार्गरेट। ठीक है, इस होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, सबसे ज्यादा एज की मदर मार्गरेट इस जादू को जानती हैं। आगे उनके व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए कहा कि कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, यानी कद में वह बहुत छोटी थी, जैसे कि कोई गुड़िया होती है, लेकिन उनकी चाल में इतनी बुढ़िया होने के बावजूद उनकी चाल में क्या थी, चुस्ती थी, यानी बिल्कुल एनर्जेटिक वह रहती थी, और कदम में फुर्ती, व्यवहार उनका बिल्कुल मस्ती से भरा हुआ। जैसे आप देखते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं थोड़ी निराशा भरी बातें कही करते हैं, है ना, तो यहाँ पर वह, लेकिन ऐसा उनके व्यवहार में नहीं झलकता, है ना। उनकी हंसी यो कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी, यानी वो हंसती थी तो ऐसा लगता था जैसे मोती आसपास बिखरे पड़े, यानी प्रसन्नता छा जाती थी, है ना, सभी के चेहरे खिल पड़ते थे, तो उनकी हंसी सबके चेहरे पर हंसी ले आती थी, यानी मोतियों की बोरी जैसे खिल पड़ी हो, इस तरीके से बताया है। और उनका काम कैसा कि जैसे मशीन मात माने, यानी मशीन को भी फेल कर दे, मशीन भी फेल हो जाए, इतनी स्पीड उनके काम में थी। कहा भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन, रसलीन का मतलब क्या बताया था मैंने, रस यानी आनंद, लीन यानी डूबा हुआ। भारत में 40 वर्षों से वह अपनी सेवा दे रही थी, इस सेवा रूपी आनंद में डूबी हुई, जैसे कुछ और उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं, यानी अब उनके जीवन में कुछ और शेष रह ही नहीं गया, सारी चीजें यही थी, इस तरीके से कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मदर मार्गरेट की जन्मभूमि के बारे में यहाँ लेखक ने नहीं बताया है। ठीक है, अब इसकी पूरी व्याख्या को समझें। ठीक है, व्याख्या देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मदर मार्गरेट की सेवा भावना तथा उसके जादुई व्यक्तित्व का वर्णन, प्रसंग क्या है, इसमें क्या करा है, मदर मार्गरेट कितनी सेवा भावना उनमें भरी हुई थी, और उनका जादुई व्यक्तित्व कि वह आदमी, मक्खी को आदमी बना देती थी, फुर्ती थी, व्यवहार में मस्ती थी, इस तरीके का वर्णन यहाँ पर किया गया है, यह है प्रसंग। ठीक है, अगर इस गद्यांश की व्याख्या देखें पूरे गद्यांश की, तो क्या लिखा है कि लेखक नर्सिंग होम की सबसे वृद्ध मदर मार्गरेट के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए कहता है कि हमने किस्से कहानियों में कामरूप के जादू के विषय में अनेक आश्चर्यजनक बातें सुन रखी हैं कि जादू में ऐसा होता है ना, व्यक्ति जो इंसान है उसको गायब करके उसको कुत्ता बना दिया जाता है, तोता बना दिया जाता है, कबूतर बना दिया जाता है, ये आपने सुना है। लेकिन आदमियों को मक्खी बनाने वाले जादू के विषय में सुना है, हम सब ने यह सुना है, लेकिन साक्षात देखा भी नहीं है। पर आज मदर मार्गरेट के रूप में एक जादूगरनी को अपने सामने देखा है। आप मदर मार्गरेट की तुलना किससे करते हैं, जादूगरनी से, कि जो अपनी ममता और सेवा से क्या करती हैं, एक मक्खी को आदमी बना देती हैं, यानी कि जो दीनहीन दशा में रोगी है उसमें एक आशा का संचार, एक आशा की किरण ले आती हैं और उसको जीवन दान देती हैं। इसीलिए यह जीवन का जादू है। एक मरते हुए व्यक्ति में
जीवन डाल देती हैं एक ऐसे रोगी को जिसे कोई व्यक्ति छूना तक पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि उसे देखना नहीं चाहता, उसके घर वाले तक उसको छोड़ देते हैं। ऐसे रोगी को वह अपनी सेवा से स्वस्थ हंसता खेलता व्यक्ति बना देती हैं। यही उनका जादू है। आगे लिखा, यह किसी जादू से कम नहीं है जो सिर्फ मदर मार्गरेट के पास है। देखने में तो वह गुड़िया सी लगती है, उनका कद बहुत छोटा है, किंतु उनमें कैसी है, बिजली जैसी चुस्ती और फुर्ती है। व्यवहार में उनके मस्ती है, उनकी हंसी ऐसी निर्मल है कि जैसे कोई मोतियों की बोरी खुलकर बिखर गई हो, और काम में इतनी तेजी है कि मशीन भी मात खा जाए। ऐसा प्रतीत होता है वो व्यक्ति ना होकर एक मशीन ही हो। वह पिछले 40 वर्षों से इसी तरह निस्वार्थ भाव से मानव सेवा कर रही हैं। वह अपने काम में इतनी मग्न हैं कि जीवन में अब किसी और वस्तु को प्राप्त करना ही नहीं चाहती। वह इस सेवा के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में सोचना और जानना भी नहीं चाहती है। यह आपका गद्यांश होगा। ठीक है, यह इसकी व्याख्या हो गई। अब इसके सवाल देख लेते हैं कि सवाल कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है आपका कि मदर मार्गरेट कौन थी, लेखक उनके व्यक्तित्व का वर्णन किस रूप में, लेखक ने उसका वर्णन किस रूप में किया। पहला सवाल, ठीक है, पहला 2 नंबर का सवाल क्या है कि मदर मार्गरेट कौन थी। तो हम क्या लिखेंगे कि मदर मार्गरेट रॉबर्ट नर्सिंग होम की सबसे वृद्ध महिला थी। क्या जवाब होगा, मदर मार्गरेट कौन थी, तो मदर मार्गरेट उस रॉबर्ट नर्सिंग होम की सबसे वृद्ध महिला थी। आगे एक और सवाल जोड़ रखा है कि उनके व्यक्तित्व का वर्णन कैसा किया है वहां पर। तो हम लिखेंगे उनके व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि वह उनका कद बहुत नाटा है, जैसे वह एक गुड़िया की भांति हो, और उनके व्यवहार में क्या है, खुशमिजाजी है, मस्ती है ना, फुर्ती है। इस तरीके से वहां पर जो आपके लेखक हैं उसने आपकी मदर मार्गरेट है इनका वर्णन किया। इसमें आप और भी इसको अगर थोड़ा और बड़ा लिखना चाहे तो और क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर लेखक ने मदर मार्गरेट को जादूगरनी के समान माना है, जो कि मक्खी को इंसान बनाने में माहिर है। मक्खी यानी रोगी, दीनहीन अवस्था का रोगी, जिसमें वह उसकी सेवा करके, सेवा समर्पण से उसको क्या कर देती है, बिल्कुल स्वस्थ कर देती है, उसमें जीवन का संचार कर देती है। तो यहाँ पर लेखक ने उन्हें एक जादूगरनी के समान कहा है। इस तरीके से आप इसका उत्तर फ्रेम कर सकते हैं। अगला सवाल है, लेखक ने नर्सिंग होम की मदर मार्गरेट को जादूगरनी क्यों कहा है। अगला सवाल क्या है कि लेखक ने नर्सिंग होम को मदर मार्गरेट की जादूगरनी क्यों कहा है। तो जादूगरनी के पीछे तो यही रीजन है कि हमने अपने जीवन में अनेक जादूगर देखे हैं, है ना, या उनके किस्से सुने हैं, देखे नहीं है, उनके किस्से सुने हैं कि वह क्या कर देते हैं, आदमी को कबूतर बना देते हैं, सुने हैं। लेकिन लेखक अपने जीवन में आज पहली बार मदर मार्गरेट के रूप में जादूगरनी को देख रहा था, जो क्या करती है, मक्खी को इंसान बना सकती है, आदमी बना सकती है। यानी मक्खियों की जैसी दीनहीन अवस्था वाले रोगी, जिसके जीवन से सारी खुशी निकल गई है, जिसे उसके घर वाले भी छोड़ देते हैं, है ना, जिसको शायद लोग छूना भी पसंद नहीं करते, ऐसी रोगी की सेवा करके उसको स्वस्थ कर देती हैं, उसमें जीवन का संचार कर देती हैं। इसीलिए यहाँ लेखक मदर मार्गरेट को क्या जादूगरनी के रूप में देखता है। इस तरीके से उसको व्याख्यायित कर सकते हैं कि मदर मार्गरेट अपनी ममता, सेवा भावना से एक दीनहीन निराश रोगी के जीवन में आशा का संचार करके उसको स्वस्थ हंसता खेलता व्यक्ति बना देती है। इसीलिए यहाँ लेखक इनको जादूगरनी कहते हैं। और आगे था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या कौन से अंश की करनी है हमें, ये रहा कि आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, ये इसकी लाइन की व्याख्या करनी है। तो व्याख्या में हम यही लिखेंगे कि यहाँ पर लेखक क्या करते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक यहाँ पर रॉबर्ट नर्सिंग होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट को एक जादूगरनी के रूप में दिखाते हैं और कहते हैं कि आदमियों को मक्खी बनाने वाले जादू के विषय में हम सभी ने सुना है, लेकिन आज मैं प्रत्यक्ष अपने सामने एक जादूगरनी को देख रहा हूँ जो कि मक्खी को आदमी बना सकती है, और इस जीवन के जादू को जानती है कि एक रोगी, दीनहीन रोगी को अपनी सेवा से, अपने समर्पण से, अपनी ममता से स्वस्थ करके उसमें जीवन का संचार कर देती है। यही इसकी व्याख्या भी हो जाएगी। ठीक है, और आपके कितने नंबर मिल गए, 6 नंबर मिल गए आपको। आगे 2 नंबर और देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम ने लेखक ने क्या अभिव्यक्त किया है। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या अभिव्यक्त करना चाहता है।
तो हम यही लिखेंगे कि यहाँ पर लेखक क्या करना चाहता है, मदर मार्गरेट की सेवा भावना और उनके चमत्कारिक व्यक्तित्व का वर्णन करता है और उनके परोपकारिक चरित्र कि वह 40 वर्षों से भारत में सेवा कर रही हैं, इतनी वृद्ध होते हुए भी उनका जीवन रोगियों के लिए समर्पित है। लेखक ने इसी के साथ उनकी निस्वार्थ भावना से कि उनके जीवन में और कुछ शेष रह ही नहीं गया, अंतिम लाइन में यही कहते हैं ना, जैसे उनके जीवन में अब कुछ है ही नहीं, वह अपने काम में इतनी रसलीन है, इतनी डूबी हुई है कि लगता है कि उनके जीवन में अब यही एक चीज़ शेष रह गई है। तो इससे आपकी मदर मार्गरेट की निस्वार्थ त्याग की भावना, सेवा की भावना, समर्पण की भावना दिखाई देती है। और अंतिम सवाल, जीवन तथा फुर्ती शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो बताइए, जीवन और फुर्ती शब्दों के विलोम क्या होंगे? जीवन का विलोम क्या होता है? जीवन का विलोम मृत्यु। जीवन का विलोम क्या होगा? मृत्यु। और फुर्ती का सुस्ती, फुर्ती यानी बिल्कुल एनर्जी है ना, और सुस्ती यानी आलस्य। तो यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द या आपके जो है संधि, संधि विच्छेद, इस तरीके के सवाल पूछता है। ठीक है, तो इस चैप्टर से गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर कैसे, आप लोगों के तब तक कोई डाउट है तो वो बता दीजिए। चलिए, अब तो ऑडियो वीडियो क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, किसी का कोई डाउट, कोई बात मुझसे कहनी हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए। आज 10 मिनट की बातचीत रखते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए 10 मिनट की बातचीत के बाद आज की क्लास खत्म करेंगे। आज चैप्टर खत्म हो गया है, अभी आपके पास 20 मिनट है वैसे तो। ठीक है, आपकी क्लास आधे घंटे में ही आज खत्म हो गई है। तो आपको मुझसे कोई बातचीत करनी हो, कोई डाउट हो, जो पढ़ा है वो समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ना है ये पूछना है, किसी और सब्जेक्ट की कोई समस्या हो तो वो मुझ तक बता सकते हैं। ठीक है, बताइए एक बार। देखिए, मैंने बात कही थी कि आप लोग जब पूछ रहे हैं कि इम्पोर्टेंट बता दीजिए, तो इम्पोर्टेंट बताने के विषय में मैंने कहा कि अगर आपको इम्पोर्टेंट जानना है, आपको सिर्फ परीक्षा पास करनी है, आपको सिर्फ ये है कि मैं टॉपर बन जाऊं, मैं हिंदी में 90-95 अंक ले आऊं, तो फिर आपको उसके लिए क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे साल क्यों मेहनत कर रहे हैं? मैं आपको सिर्फ एग्ज़ाम टाइम पे ऐसी क्लासेस ले आऊँगी जिसको आप देख करके आराम से 90 क्रॉस कर जाएंगे। इसके लिए पूरे साल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अभी, लेकिन तब जबकि आपको सिर्फ नंबरों से मतलब हो, आपको ये मतलब नहीं कि क्या कौन कैसे पढ़ा रहा है ना, आपको सिर्फ ये है कि मैं नंबर ले आऊं। और मैं आपसे कहती हूँ कि नंबर जो है सफलता के पैमाने नहीं होते। सफलता क्या होती है कि हम अपने जीवन में अच्छे इंसान बने। अंक आपको इसलिए चाहिए कि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, लोग आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करें, इसलिए तो चाहिए अंक। लेकिन जीवन में सिर्फ यही थोड़ी ज़रूरी होता है। जीवन में ज़रूरी होता है कि हम अच्छे व्यक्ति बने। जैसे यहाँ हम देखते हैं मदर मार्गरेट, क्रिस्ट हेल्ड, है ना, मदर टेरेसा, इनको देख करके हमें अपने जीवन में सीख मिलती है कि हम भी अगर किसी के लिए ऐसे सेवा समर्पण के साथ कार्य कर पाए, है ना, सेवा समर्पण के साथ, त्याग के साथ, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। कि हम किसी यहाँ जो ये रोगियों की सेवा कर रही हैं जिसमें इनका कोई स्वार्थ नहीं है, तो ये रोगियों से इनको कितनी दुआएं मिलती होंगी, है ना। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में कुछ ऐसा काम जो हम कर सकते हैं, जैसे किसी अनाथ आश्रम में जाकर के उन बच्चों से बातचीत करना, उनके जीवन को समझना, किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्ध लोगों से बातचीत करना, उनके जीवन को समझना, और उनके लिए हम अपने स्तर पर जो कुछ कर पाएँ वो करना, है ना। ऐसे ही अपने आसपास के जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे आप किसी हॉस्पिटल में गए, वहाँ आपने देखा अनेक रोगी हैं, इनके लिए आपने हफ्ते में कुछ कर लिया। आप एक दिन खाली थे और आप उनसे मिलने गए, आपने हालचाल पूछा, है ना, आपकी जितनी सामर्थ्य थी उसके अनुसार आपने उनकी मदद करी, तो ये आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। और ये जो आपके सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वह इस बात को ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि इनसे बच्चों को हर चैप्टर से, हर पार्ट से कुछ ना कुछ सीख मिले। जैसे पहला अध्याय था आपका राष्ट्र का स्वरूप, तो उस राष्ट्र के स्वरूप ने आपको क्या सिखाया कि आप एक युवा जो है वह एक राष्ट्र को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। और एक राष्ट्र को बनाने के लिए किसकी समझ होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि आप ही इस देश का भविष्य हो। ठीक है, आप अब 18 साल के हो जाओगे, 12वीं पास कर लोगे, और आप ही कल के दिन आपके हाथों में ही देश की बागडोर होगी। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति के लिए देश को समझना जरूरी है, राष्ट्र को समझना जरूरी है। इसीलिए वह पाठ आपके पाठ्यक्रम में डाला गया है कि आप राष्ट्र के 3 अंग, भूमि, जन और संस्कृति को समझें। यहाँ रॉबर्ट नर्सिंग होम में क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको, कि आप देखें कि आप अपने जीवन में किस क्षेत्र में अच्छा करके, बिना स्वार्थ वाला काम, नौकरी करेंगे तो वो नौकरी तो आप किसके लिए कर रहे हैं, कि आपको पैसा मिलेगा इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, आप अच्छा बनना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन
जीवन में कुछ ऐसे काम करिए जहाँ पर आपको कोई आपका स्वार्थ नहीं है, आप किसी को दिखा नहीं रहे कि आप अच्छे हैं, ठीक है। आप साइलेंट तरीके से जो है कोई अच्छा काम करिए, तो उसी से क्या होगा, उसी से आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना बड़ी बात है। यह संदेश हमें ये वाला पाठ रॉबर्ट नर्सिंग होम में देता है, ठीक है। कल और परसों यानी शनिवार और रविवार आपकी क्लासेस नहीं होंगी, अब सीधे क्लास मंडे को होगी और मंडे को मिलेंगे हम, ठीक। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।